हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गलत कर रहा है क्लैट कंसोर्टियम काफ़ी समय से और क्या उनको अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है, अपने कुछ डिसीजंस को उनको चेंज करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो क्लैट कंसोर्टियम का मुझे एक सबसे बड़ा समस्या दिख रहा है ना, एप्लीकेशन फ़ी। क्लैट का जो एप्लीकेशन फ़ी है ना, वो 4000 रुपीज़ है। आप ये देखिए, ये किस तरीके से आप कह सकते हो कि हर किसी के लिए एक अफोर्डेबल अमाउंट है। आप एग्जाम का फॉर्म रखते हो, एग्जाम का फॉर्म का फीस रखते हो, तो आपको कुछ इस तरीके का अमाउंट रखना चाहिए जो हर कोई उस फॉर्म को भर सके। जब आप एक बार में 4000 रुपए का फॉर्म भरवाते हो या इतना बड़ा अमाउंट रख देते हो, तो काफी सारे लोग ना इस एग्जाम को इसलिए भी नहीं देते होंगे, उनको लगता होगा कि यार एग्जामिनेशन फी जो है बहुत ज्यादा है। इवन मुझे याद है, जब मैं पहली बार सोचा था कि मुझे लॉ करनी है, तो उस समय मैं बहुत सीरियस नहीं था कि हाँ देना है, लेकिन मैं सोचा चलो फॉर्म भर के देखते हैं। फिर जब सोचा कि 4000 का फॉर्म है, तो मैंने कहा बिना तैयारी के क्यों भरें। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को फेस करनी पड़ती है। क्लैट कंसोर्टियम के दूसरा जो उनको अपना एक जो उनका डिसीजन है या फिर जो उनके अंदर एक चेंज लाने की जरूरत है, एनएलयूज की फीस 2 से 2.5 लाख 3 लाख के आसपास जो है एनएलयूज की एवरेज फीस हर एनएलयू की रहती है। और अगर ये फीस आप देखें तो ये किसी भी तरीके से सामान्य फीस तो नहीं हुई। अभी मैं रिसेंटली एक इंसिडेंट इसका बताता हूँ। लास्ट ईयर के सेशन में एक हमारा स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था, तो वो मुझे फ़ोन कर रहा था कि पापा मेरे पुलिस में है सर, और मुझे जो है फीस पे करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। एक सिंपल सी बात है कि या तो आप कुछ इस तरीके का जॉब देते हो। देखो, एनएलयू की जो असलियत है वो ये कि टॉप 3-4 एनएलयूज में 60-70% प्लेसमेंट अच्छी होती है। वहां पे आप 12-15 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी जो 5, 6, 7 और जो जितने बात के एनएलयूज हैं, वहां पे कोई बहुत खास प्लेसमेंट नहीं है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आप लेने के लिए जाते हो। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मतलब कोई प्लेसमेंट में नहीं आ रहा, कोई कॉलेज में नहीं आ रहा है आपको प्लेस करने के लिए, आपको बाहर फॉर्म भरते हो और उस हिसाब से जाते हो, और वहां पे एवरेज जो पैकेज है वो 4-5 लाख इस तरीके से मिलेगा। और बहुत सारे एनएलयूज के बच्चे फिर फ्री घूमते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जब इतना फीस लेते हो कॉलेज की, आप अपने आप को अगर आईआईटी जैसा कंपेयर करके समझ रहे हो, तो आईआईटी से बच्चों की जॉब भी अच्छी लगती है, तो उस तरीके का फिर आप एनवायरमेंट क्रिएट करिए कि लोगों की जॉब भी अच्छी लगे। तो कॉलेज फीस जो है ना, वो कुछ एनएलयूज को छोड़ के कहीं की जस्टिफाई नहीं है। अगर आप देखें, लास्ट के एनएलयूज भी जो हैं वो भी यही फीस लेते हैं, जो टॉप के लेते हैं वो 10-20 हज़ार ऊपर नीचे होगा। कहने का मतलब है कि कॉलेज फीस ना किसी भी अनुमान से, किसी भी तरीके से सामान्य नहीं है। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रिच सेंट्रिक धीरे धीरे क्लैट का जो कल्चर है वो होता जा रहा है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी पेपर आप देखिए इंग्लिश सेंट्रिक हो चुका है। अब आप कहेंगे इंग्लिश सेंट्रिक सर कैसे? देखो, इंग्लिश का सेक्शन आता था। रीजनिंग में पहले आते थे कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते थे, जहां पे थोड़ा सा आप आईक्यू लेवल का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते थे। अब इंग्लिश का यूज ना रीजनिंग में भी आ गया। क्रिटिकल रीजनिंग कहने के लिए कहते हैं लोग, बहुत दिमाग लगता है, ये लगता है, वो लगता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। जो एक्चुअल रियलिटी है वो यही है। वहां पे बहुत दिमाग तभी लगा पाओगे जब आपको पैसेज समझ में आएगा। पैसेज समझ में आने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और ठीक है, एज ए लॉयर आपको छोटी मोटी थोड़ी बहुत इंग्लिश की डिमांड होती है, तो वो आप कॉलेज में जाके भी सीख सकते हैं। जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो कॉलेज में जाके भी इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन क्लैट जब उनको कॉलेज में एंट्री ही नहीं करने देगा इंग्लिश का बैरियर लगा के, तो ये बहुत समस्या है। एक तरफ सब तरफ से कहा जाता है कि सारी लैंग्वेज को प्रमोट करें, पर पेपर आपने पूरा इंग्लिश सेंट्रिक कर दिया है। रीजनिंग में इंग्लिश आ गई, लीगल पूरी इंग्लिश बेस हो चुकी है, जनरल नॉलेज में भी आप पैराग्राफ टाइप का पैटर्न ले आए हो, तो पेपर तो इंग्लिश सेंट्रिक हो गया ना। तो ये किस हिसाब से एक सामान्य बच्चा जो है वो इंग्लिश का पेपर जो है वो वैसे भी धक्के से देता है, या फिर आप कहोगे जो गांव का बच्चा है और जो पब्लिक स्कूल का बच्चा है, दिल्ली से पढ़ रहा है, दोनों में इंग्लिश का अंतर है कि नहीं है? आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे क्लैट का एग्जाम ना 1 से 1.5 महीने में निकाल देते हैं। रियलिटी है ये, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो क्यों हो पाता है? क्योंकि उनकी इंग्लिश जो है ना वो इतनी अच्छी होती है कि उनको सिर्फ उस पर काम करके थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उस तरीके से वर्क में लाना होता है। वहीं बच्चे 1.5-2 साल तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है ना वो बैरियर हो रही है, और ये एक गलत चीज है। क्लैट को पैटर्न जो है ना अपना इस तरीके से करना होगा कि ठीक है आप इंग्लिश को भी रखिए, लेकिन और भी सब्जेक्ट्स को वहां पे रखिए जिसमें कि इंग्लिश का यूज थोड़ा सा कम हो। और जो बच्चे इंग्लिश इतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं, इतना अच्छा नहीं जानते हैं, वो फ्यूचर में इंप्रूव कर सकते हैं कॉलेज में जाके, आप उनको मौका उनके हाथ से छीन रहे हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, लास्ट ईयर क्लैट कंसोर्टियम के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, हम सभी उनको जानते हैं, मुस्तफ़ा सर। वो अपने वीडियो में बोल रहे थे कि कोचिंग की इंपॉर्टेंस कम करने के लिए हमने पैटर्न में चेंज किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ जो है वो नीडेड नहीं है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लीगल का पेपर उठा के देख लीजिए,
इस साल का, पिछले साल का, इनके जो सैंपल पेपर होते हैं वो उठा लीजिए, वहाँ पे ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, अगर आपको प्रायर नॉलेज ऑफ बेसिक लॉ नहीं होगी ना, आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, इस लेवल का जो ये पेपर है क्रिटिकल रीजनिंग वाला, इंग्लिश वाला, जीके में तो आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुलाइज कर दिया है पेपर, तो ये किस बेसिस पे कोचिंग की इंपॉर्टेंस कम हो रही है, यहाँ पे तो कोचिंग की इंपॉर्टेंस और बढ़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि कोचिंगों की भी, ऑफलाइन कोचिंग्स की भी आप फीस देखने जाओ ना, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस तरीके की फीस हैं जो भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। ऑल्दो अब इस तरीके के प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जैसे कि क्लैट पॉइंट है या और भी एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जो ठीक है 10-15 हज़ार में भी साल भर की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्टिल आई वुड से कि मोस्टली जो है ना वो बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और कोचिंग की रिलेवेंस अब और बढ़ चुकी है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि क्लैट को धीरे धीरे रिच सेंट्रिक बनाते जा रहे हैं और एलाइट लोगों के लिए पेपर बनता जा रहा है, जो कि एक्चुअल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे 3 ईयर लॉ के ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। तो एक नॉर्मल इंसान जिसको लॉ करनी हो 12वीं के बाद ही सोचेगा, और 12वीं के बाद लॉ करने के लिए सबसे अच्छा जो एक आपके सामने प्लेटफॉर्म होता है वो क्लैट का होता है। 2015, 16, 17, 18 उस समय जो क्लैट का पैटर्न था, आई थिंक दैट वाज मच बेटर देन दिस, क्योंकि वहां पे इंग्लिश आती थी, प्लस उसके अलावा और सब्जेक्ट्स का भी इंपॉर्टेंस था। किसी की इंग्लिश अच्छी है तो किसी का और सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है, बट अब तो ये कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपका इंग्लिश का बैरियर है, आप फिर नहीं निकाल पाओगे एग्जाम, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। और ये एक बहुत जीता जाता फैक्ट है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश स्टार्टिंग में नहीं जानते हैं, कॉलेज में जाते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं, लोगों के बीच में इंटरेक्ट करते हैं, बट अगर आप उनको सिर्फ एक लैंग्वेज के बेसिस पे जज करके पीछे कर दोगे ना तो ये गलत है। अब इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी बोलेंगे कि सर इंग्लिश का कहाँ से रूल है, क्रिटिकल रीजनिंग में इंग्लिश कहाँ से है, या फिर ये इंग्लिश की वजह से कैसे कोई रुक जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि जो ये पैटर्न है ना, इसको बेसिक चीज इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए ना इंग्लिश चाहिए। आपको क्रिटिकल रीजनिंग में दिमाग लगाना है, नो डाउट, लेकिन भैया उससे पहले आपको पैसेज तो समझ में आना चाहिए ना। तो पैसेज नहीं समझ में आएगा तो आप क्रिटिकल रीजनिंग वैसे भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फिर पैसे समझने के लिए क्या करना है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। पहले तो रीजनिंग में ऐसा नहीं था ना, पहले जीके में सीधे क्वेश्चंस आते थे, ऐसा नहीं था ना भाई। यूपीएससी का पेपर भी कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है, वहाँ पैराग्राफ नहीं आता है, वहाँ पे एमसीक्यूज ही क्वेश्चंस आते हैं, बट ऐसे आते हैं कि फिर दिमाग हिल जाता है। तो उस तरीके का जीके का क्वेश्चन डालिए, ठीक है। आप पहले जैसा मत करिए जैसे कि इंपॉर्टेंट डे कौन सा है, थीम क्या है, ये पहले बेकार क्वेश्चन आते थे जीके में, नो डाउट, अब अच्छे आते हैं। लेकिन पैराग्राफ का क्या नीड है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत, सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। भाई जो बच्चा बिना कोचिंग के तैयारी कर रहा है उसे थोड़ा पता है कि पैराग्राफ को स्किप कर देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक क्लैट शुड सी इनटू इट, एंड आई थिंक इन फ्यूचर ये चीज़ होगी। एक मेरा और इस पर सजेशन रहेगा कि एलेट को अलग से एग्जाम क्यों लेने दिया जाता है, उसका भी फॉर्म भराया जाता है, उसका भी पैसा खर्च होता है तो वो भी एनएलयू ना, तो वाई शुड इट मतलब कैन नॉट बी मर्ज इनटू द क्लैट वाला थिंग। तो एनएलयूज का एक ही एग्जाम होना चाहिए जिसमें एलेट को भी इंक्लूड करना चाहिए, उसका अलग से जो फॉर्म भराया जाता है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। ऐसा होने लग जाए तो आईआईटी बॉम्बे अपना अलग फॉर्म भराए, टॉप कॉलेज है, उसके अलावा बाकी आईआईटीज अलग से कराएं, तो ऐसा तो नहीं है ना। जब सारे आईआईटीज एक साथ हैं तो एनएलयूज एक साथ क्यों नहीं हो सकते हैं। तो दिस इज माई ओपिनियन ऑन इट। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। क्लैट पॉइंट इज ए लॉ एंट्रेंस प्रेप इंस्टीट्यूट। अगर आप चाहें क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, आप एलेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इन कोर्सेज में परचेज अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।